हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग कंप्रेसर लगाते हैं और कंप्रेशन प्रोसेस कराते हैं। ये कंप्रेसर क्यों लगाते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम में, कंप्रेसर लगाने का क्या फ़ायदा होता है, तो आपको पता होगा कि जो रेफ्रिजरेंट है अगर उसका हम लोग प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है, अगर कोई रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, और अगर प्रेशर घटा देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो यही प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए हम लोग इसको कंप्रेसर का यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ठीक है, और रेफ्रिजरेंट के इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हम लोग कंप्रेसर लगाते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 कंपोनेंट है जिसको हम लोग लगाते हैं। फर्स्ट वन इज़ आवर कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवोपरेटर एंड चिलर। हर एक का काम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल का बहुत डीप में पढ़ चुके हैं। तो कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवोपरेटर और चिलर हम लोग यूज़ करते हैं। आज हम लोग कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्रेसर के टाइप क्या होता है, कितने टाइप का कंप्रेसर है, और कंप्रेसर में हर्मेटिक कंप्रेसर जो कि एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर का हिस्सा है, तो वो हर्मेटिक कंप्रेसर के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जब कंप्रेसर का बात करते हैं तो कंप्रेसर क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। कंप्रेसर क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज़ में, है ना, और बहुत सारा एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं गैसेस को कंप्रेस करने के लिए। कंप्रेसर का क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जिससे हम लोग गैसेस को कंप्रेस कर पाते हैं, और इसको इंडस्ट्रीज़ में एंड मेनी मोर जगह में, बहुत जगह में यूज़ किया जाता है। अगर आप इसमें देखिएगा तो जो प्रेशर होता है, लो प्रेशर एयर को सक करता है, ये लो प्रेशर एयर को या फिर गैस को, कोई भी गैस को भी ये कंप्रेस करेगा। तो लो प्रेशर एयर या गैस को ये सक करेगा और उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर में बना देगा, ठीक है, हाई प्रेशर में बना देगा। अगर ये कंप्रेसर एयर को सक करके, एयर को कंप्रेस करके हाई प्रेशर एयर बना देगा, तो इसको हम लोग एयर कंप्रेसर बोलेंगे। एयर कंप्रेसर बोलेंगे जब ये एयर को कंप्रेस करके उसका प्रेशर को बढ़ाएगा, तो उसको एयर कंप्रेसर बोलेंगे। ओके, तो ये है अपना कंप्रेसर। कंप्रेसर के बारे में आप जान चुके हैं। अब अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, आप यहाँ पॉइंट वाइज आपको लिखा हुआ भी है, जो मैंने समझाया है उसी चीज़ को पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग इसका कंप्रेसर का टाइप्स देखेंगे तो कंप्रेसर को 2 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर एंड सेकेंड वन इज़ डायनामिक डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर, या फिर डायनामिक कंप्रेसर भी सिंपली कहते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ऐसा सिस्टम का, एक ऐसा क्लोज चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर में, जिसमें जो वॉल्यूम है उस क्लोज चैम्बर का, उस वॉल्यूम में हम लोग एयर को सक करा लेते हैं, और उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जब हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, 110% उसका प्रेशर राइज करेगा, तो वो पॉजिटिव प्रेशर देगा, इसीलिए हम लोग उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर कहते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है कि हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोज चैम्बर ले लेते हैं, उसमें एयर का सक्शन करवाते हैं, और जब वो सक्शन हो जाएगा उसमें, तो हम लोग उसका क्या करते हैं कि उसको कंप्रेस करके वो वॉल्यूम को डिक्रीज़ कराते हैं। जैसे ही वो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, राइज होगा, और इसको आउटलेट वाल्व के थ्रू हम लोग इसको बाहर लेके चले जाते हैं, ठीक है, उसको बाहर लेके चले जाते हैं। अगर आप यहाँ डायनामिक कंप्रेसर का बात कीजिएगा तो डायनामिक कंप्रेसर का काम क्या होता है, डायनामिक कंप्रेसर का काम क्या होता है कि ये कैनेटिक एनर्जी को, जो मेरा सक्शन एयर है उसका कैनेटिक एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है स्लोली प्रेशर एनर्जी में, ठीक है। कैनेटिक एनर्जी में एक हम लोग क्या करते हैं, इम्पेलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डायनामिक कंप्रेसर में हम लोग एक इम्पेलर का इस्तेमाल करते हैं, और वो इम्पेलर इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ रहता है कि उसका एरिया जो है वो क्या होता जाएगा, उसका एरिया जो है वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। उसका एरिया क्या होगा, रिड्यूस होता चला जाएगा, और जो सक्शन प्रेशर है, जो सक्शन एयर है, उसका जो प्रेशर होगा वो राइज हो जाएगा, और जो कैनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को आउटलेट में क्या मिलेगा कि लो कैनेटिक एनर्जी एंड हाई प्रेशर एनर्जी।
ओके, तो ये डायनामिक कंप्रेसर का प्रिंसिपल है, ठीक है, डायनामिक कंप्रेसर का प्रिंसिपल है। जैसा कि यहाँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में भी आपका लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द क्लोज चैम्बर, ठीक है। ये प्रिंसिपल पर आधारित है कि प्रेशर को इंक्रीज करेगा बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए इनक्लोज चैम्बर, जो वॉल्यूम ऑफ एयर है इनक्लोज चैम्बर में, ठीक है। अगर आप डायनामिक कंप्रेसर का प्रिंसिपल देखिएगा तो इसमें इम्पार्टिंग द एनर्जी ऑफ रोटेटिंग वेन ऑफ इम्पेलर, ठीक है, रोटेटिंग वेन ऑफ इम्पेलर ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू द केसिन दैट इंक्रीज प्रेशर इन एयर। इसमें जो हम लोग इम्पेलर यूज़ करते हैं वो इम्पेलर जो रोटेट होते रहता है वो इस तरह से उसमें पाथ बनाया हुआ रहता है कि वो पाथ डिक्रीजिंग एरिया में रहता है, और जो सक्शन प्रेशर है, सक्शन एयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना डायनामिक कंप्रेसर। अगर आप देखिएगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इस तरह से है, अगर इसका वर्किंग आप समझिएगा तो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर में यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड है, ये दिस वन इज अवर कनेक्टिंग रॉड, दिस वन इज क्रैंक। ये क्रैंक क्या होगा, 360 रोटेट होगा, तो ये कनेक्टिंग रॉड इस पिस्टन को क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन मिलेगा, है ना। यहाँ पे ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलेगा पिस्टन को। और ये जो क्रैंक है, इस क्रैंक में एनर्जी कहाँ से आएगा, तो इस क्रैंक में एनर्जी आएगा किसी मोटर से। यहाँ पे मान लीजिए एक मोटर लगाया हुआ है, एक्सटर्नल मोटर, उस मोटर क्या करेगा, इसके क्रैंक को पावर देगा और क्रैंक रोटेट करेगा। क्रैंक रोटेट होने से कनेक्टिंग रॉड क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड भी ऑसिलेट करेगा और ये पिस्टन को टू एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और ये यहाँ पे जो सक्शन बल्ब है ये, और ये है एग्जॉस्ट बल्ब, तो सक्शन बल्ब से मेरा फ्रेश एयर इंसर्ट होगा और ये यहाँ से कंप्रेस होगा और एग्जॉस्ट बल्ब से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एग्जॉस्ट बल्ब से बाहर निकल जाएगा। तो यही मेरा मेन फंक्शन है, इसका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यही मेरा मेन फंक्शन है और यही वर्किंग प्रिंसिपल है इसका, कि इस तरह से सक्शन यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इसका जो होगा, पिस्टन जब यहाँ बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड की ओर जाएगा तो ये कंप्रेस करेगा, और वापस से टॉप डेड से जब बॉटम डेड की ओर आएगा, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जब ये पिस्टन को क्या करते हैं ना, यहाँ पे टॉप डेड सेंटर में रख लीजिए, ठीक है, टॉप डेड सेंटर में रख लीजिए। तो उस टाइम क्या होगा, जब टॉप डेड से बॉटम डेड की ओर ये जाएगा तो उस टाइम यहाँ पे सक्शन हो गया, जब मेरा सक्शन बल्ब खुल जाएगा, सक्शन हो गया। फिर वापस से जब ये बॉटम डेड से टॉप डेड की ओर जाएगा तब जाके ये कंप्रेस होगा, ठीक है। जब ये टॉप डेड में आ चुका है पिस्टन, अब वापस से ये टॉप डेड से बॉटम डेड की ओर जाएगा, ठीक है, वापस से ये टॉप डेड से बॉटम डेड की ओर जाएगा। और हम लोग का जब कंप्रेस हो चुका है तो उसका प्रेशर इतना राइज हो जाएगा कि वो उस टाइम एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर वापस से जब ये टॉप डेड से बॉटम डेड की ओर जाएगा तो वापस से सक्शन होगा और ये वापस से इसको कंप्रेस कर देगा। तो यही मेन फंक्शन है अपना, कि जब ये टॉप डेड से बॉटम डेड की ओर जाएगा तो यहाँ पे सक्शन होगा, फिर वापस से बॉटम डेड से टॉप डेड की ओर आएगा तो कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद जो प्रेशर हम लोग को चाहिए वो प्रेशर मिल जाएगा, तो वो इधर से एग्जॉस्ट बल्ब खुल जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन का यही मेन फंक्शन होता है, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा, फिर वापस से ये साइकिल कंटिन्यू होता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, आपका लैब में भी रखा हुआ है, सिंगल स्टेज, टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। और अगर मैं इसका प्रेशर का बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसका प्रेशर का बात करूं तो मैं पहले बता देना चाहता हूं कि रेसिप्रोकेटिंग टाइप, अगर आप रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर देखेंगे तो ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर कहलाता है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर कहलाता है ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और इस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है कि जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहलाता है, या फिर भेन का इस्तेमाल करके भी हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही कहे, वो गियर टाइप कंप्रेसर, स्क्रू टाइप कंप्रेसर, दिस ऑल कंप्रेसर आर ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर हो, भेन हो, गियर कंप्रेसर है, स्क्रू टाइप कंप्रेसर है, दिस ऑल कंप्रेसर आर ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर, ठीक है। ये सारा कंप्रेसर क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर है।
और अगर हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे तो सारा रिसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर का प्रिंसिपल भी सेम है, ठीक है, सभी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर हम लोग इसका प्रेशर का बात करेंगे तो सिंगल स्टेज में हम लोग को कितना प्रेशर मिलता है, सिंगल स्टेज में हम लोग को 7 बार प्रेशर तक मिल पाता है, ठीक है। जब हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर देखेंगे जो सिंगल स्टेज का हो, जैसे यहाँ पे एक सिंगल सिलेंडर लगाया हुआ है तो ये सिंगल स्टेज कंप्रेसर हुआ, तो सिंगल स्टेज कंप्रेसर में हम लोग देखेंगे तो कितना मिलेगा, 7 बार प्रेशर मिलेगा, ठीक है, 7 बार प्रेशर। लेकिन अगर मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज़ करेंगे कब, जब हम लोग को 7 बार प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा, 7 बार प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा, तब जा कर के हम लोग क्या करेंगे, मल्टी स्टेज कंप्रेसर का यूज़ करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर, जिसमें हम लोग डबल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर देखते हैं, ठीक है। इसमें डबल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या करते हैं कि हम लोग 2 सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, एंड द फर्स्ट सिलेंडर को हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर सिलेंडर एंड सेकेंड सिलेंडर को बोलते हैं हाई प्रेशर सिलेंडर। इसमें भी हम लोग पिस्टन, क्रैंक केस, पिस्टन रॉड, क्रैंक शाफ्ट, वाइल, फिन्स, ये सब जितना भी हम लोग इससे पहले जो सिंगल सिलेंडर में जो इक्विपमेंट यूज़ किए थे, यहाँ पर भी वही सारा डबल सिलेंडर में भी हम लोग वही सब यूज़ करेंगे। अगर आप डबल सिलेंडर इंजन का ठीक से डायग्राम देखना चाहेंगे तो ये डायग्राम आपका बुक में गिवन है, यही डायग्राम है डबल सिलेंडर का, जिसमें भी टाइप का सिलेंडर लगाया हुआ है, ठीक है, भी टाइप का सिलेंडर लगाया हुआ है। तो ये आप अपना लैब में भी आप देखे हुए हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में, और इसका फंक्शन भी आपको पता है। बस मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर में एक चीज़, दिस वन इज एक्स्ट्रा पार्ट, दिस इज कॉल्ड इंटरकूलर। मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर में इंटरकूलर लगाया हुआ रहता है। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे सक्शन होता है फर्स्ट स्टेज में जब सक्शन होगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट सिलेंडर किसको माना गया, दिस वन इज अवर फर्स्ट सिलेंडर, ओके, फर्स्ट सिलेंडर ये है तो हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, दिस वन इज अवर सेकेंड सिलेंडर, तो हम लोग इधर बाद में आएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सक्शन मेरा हो रहा है, फर्स्ट सिलेंडर में अगर सक्शन होता है तो यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद जो हम लोग का प्रेशर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो कंप्रेस होने के बाद जो हम लोग का प्रेशर बनेगा उसको एग्जॉस्ट कर देगा, ये उसको यहाँ से वहाँ से ये बाहर कर देगा। तो जब यहाँ पे सक्शन होने के बाद जो प्रेशर यहाँ पे बना, वो प्रेशर बनने के बाद 7 बार प्रेशर अगर ये बन सकता है तो 7 बार प्रेशर हम लोग यहाँ से लेके चले गए। फिर उसको यहाँ पे दूसरे वाले सिलेंडर में हाई प्रेशर सिलेंडर है ये, तो हाई प्रेशर अनदर सिलेंडर को क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर सिलेंडर। तो इसमें तब जाके सक्शन होगा 7 बार प्रेशर में, फिर इसमें कंप्रेस होकर के फिर इसका प्रेशर को राइज करा देगा और ये 13 बार प्रेशर तक ले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सिलेंडर 7 बार तक होता है एंड सेकेंड सिलेंडर ऑलमोस्ट 13 बार तक, 13 बार प्रेशर तक बना देगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग इंटरकूलर यूज़ करते हैं और ये जो एग्जॉस्ट पाइप है इसको यहाँ इंटरकूलर से पास कराते हैं। इसे इसलिए करते हैं क्योंकि ये कंप्रेस होने के बाद क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर कंप्रेस होगा तो उसका क्या होगा, प्रेशर और तो बढ़ेगा ही, साथ में उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर को हम लोग कम करते हैं इंटरकूलर से, इंटरकूलर्स की मदद से हम लोग उसका क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं और अगेन उसको कंप्रेस करके उसको फिर से हम लोग कंप्रेस कर पाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं इंटरकूलर का इस्तेमाल ताकि वो क्या करे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कर पाए। अगर हम लोग गर्म हवा को कंप्रेस करेंगे तो वो हाई प्रेशर में कंप्रेस नहीं हो पाएगा, और अगर मतलब मॉइस्ट एयर हो उसको कंप्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा कंप्रेस हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको इंटरकूलर लगाते हैं ताकि उसका कंप्रेसर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी स्टेज में, मतलब डबल स्टेज में उसको बढ़ा पाएँ, इसीलिए हम लोग इंटरकूलर का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस वन इज़ ऑल अबाउट द डबल सिलेंडर कंप्रेसर। अब अगर हम लोग इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे तो एडवांटेज क्या है कि ये आसान होता है, सिंपल डिज़ाइन करना बहुत आसान होता है इसमें, लो इनिशियल कॉस्ट। अगर इनिशियल कॉस्ट देखेंगे तो ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट नहीं पड़ेगा, इजी टू इंस्टॉल, और इसको इंस्टॉल करना भी अपना आसान होता है, ठीक है। और इसका इफ़िशियंसी भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, हाई इफ़िशियंसी होता है, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेज। अब अगर इसका डिसएडवांटेज का बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि नंबर ऑफ़ मूविंग पार्ट्स सबसे ज़्यादा है ना। रेसिप्रोकेटिंग करता है तो इसमें जो पिस्टन सिलेंडर का वियर टियर होने का क्षमता ज़्यादा है, वियर टियर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मेरा जो लाइफ है पिस्टन सिलेंडर का वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, वो उसमें वियर टियर का मूविंग पार्ट ज़्यादा होने की वजह से
मूविंग पार्ट्स ज़्यादा होने की वजह से बैलेंस करना बहुत टफ है। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसको बैलेंस करना, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसमें मूविंग पार्ट की वजह से वियर टियर ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये ज़्यादा पड़ता है ना। इसमें वियर टियर जहाँ ज़्यादा होगा तो हम लोग को मोबिल ग्रीस ये सब का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस में करना होगा, तो इसीलिए बोला गया कि इसमें जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा लगता है। अगर आप थर्ड पॉइंट देखिएगा तो हैवी फाउंडेशन इज़ रिक्वायर्ड एज इट हैज़ ए वाइब्रेशन प्रॉब्लम। इसमें वाइब्रेशन होने की वजह से हम लोग को इसमें जो फाउंडेशन करते हैं वो हम लोग को बहुत मजबूत फाउंडेशन चाहिए होता है। कैन नॉट रन एट फुल कैपेसिटी। अगर हम लोग का जो प्रेशर का पानी का क्षमता है वो जितना प्रेशर पानी का क्षमता है वो प्रेशर में ये काम नहीं कर पाएगा। अगर ये 7 बार प्रेशर तक जा पाता है मैक्सिमम, तो ये 7 बार तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे कम में ही हमको काम करना होगा। अगर इसका मैक्सिमम कैपेसिटी में हम लोग काम करेंगे तो वियर टियर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक मेटल का पिस्टन, मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर से स्ट्राइक करेगा, सिलेंडर पिस्टन के बीच में जो फ्रिक्शन होगा जो वॉल पर वो भी बहुत ज़्यादा होगा, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इन सब की वजह से क्या होगा कि हम लोग इसको फुल कैपेसिटी में नहीं करते हैं, एक क्लियरेंस वॉल्यूम रख करके करते हैं। ओके, अब अगर हम लोग देखेंगे रोटरी वेन कंप्रेसर, तो रोटरी वेन कंप्रेसर भी मैंने बताया था कि ये भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर है और इसका इफ़िशियंसी हाई होता है ना। और फ्लो रेट भी इसमें जो फ्लो रेट है वो भी इसका अच्छा है, ठीक है। इसमें जो प्रेशर हम लोग को मिलता है वो ज़्यादा मिलता है रोटरी वेन टाइप कंप्रेसर में भी, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं रोटरी वेन टाइप कंप्रेसर में, अगर आप इसमें फिगर देखेंगे तो दिस वन इज़ अवर रोटरी वेन टाइप कंप्रेसर। इसमें क्या होता है, एक साइड से आपका सक्शन होगा और एक साइड में एयर आउट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, बट एक साइड से यहाँ सक्शन होगा, एक साइड से यहाँ पे बाहर निकलेगा। और इसमें जो होगा आप यहाँ देख रहे हैं कि मान लीजिए एयर यहाँ से आया, ठीक है, एयर यहाँ से आया, वो क्या करेगा, इसमें ट्रैप हो जाएगा, ट्रैप हो करके ये क्या होगा, रोटेट होता रहेगा। तो ट्रैप हो गया, ट्रैप होने के बाद क्या करेगा कि चूँकि देखिए आप यहाँ डिस्क क्या है, किधर घूम रहा है, तो ये डिस्क घूम रहा है इधर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब एयर यहाँ पे आया, यहाँ पे ट्रैप हो गया एयर, ठीक है, ट्रैप हो गया। अब ये डिस्क घूमेगा, तो डिस्क घूमेगा तो एयर को किधर से जाना पड़ेगा, एयर को जाना पड़ेगा नीचे से। जब वो एयर यहाँ नीचे से जाएगा तो वो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा और कंप्रेस हो करके वो जब वो यहाँ से निकलेगा तो हम लोग को हाई प्रेशर एयर निकल जाएगा। हाई प्रेशर एयर यहाँ से निकलेगा और हम लोग उसको बाहर कर देंगे, ठीक है, हम लोग इसको बाहर कर देंगे, हम लोग आउटलेट कर देंगे। तो यही है काम मेरा रोटरी कंप्रेसर का, कि रोटरी कंप्रेसर में एक डिस्क होता है जो रोटेट होता रहता है, एक साइड से सक्शन, एक साइड से एग्जॉस्ट होगा। और यहाँ पे एक ट्रैपिंग टाइप का जोन बनाया हुआ है जहाँ पे एयर ट्रैप हो जाता है और वो कंप्रेस करके उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। मेन यही काम है रोटरी वेन कंप्रेसर का। इसमें ये भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर ही है। इसका थ्योरीज भी यहाँ लिखा हुआ है, और नहीं तो मैं पीडीएफ में इसका पूरा नोट्स तो आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल में। आप टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में जो दिया हुआ है उससे लिंक से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं रोटरी वेन टाइप कंप्रेसर का एडवांटेज देखूंगा तो ये क्या होता है, सिंपल डिज़ाइन है, डिज़ाइन करना सिंपल है, कॉम्पैक्ट इन साइज बहुत छोटा होता है, हल्का होता है, लाइट इन वेट है, इजी टू इंस्टॉल होना आसान है, लो कॉस्ट, जो छोटा होने की वजह से दाम भी कम है इसका, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम पड़ता है, लाइफ इसका लंबा है, लंबे दिनों तक चलता है, फ्यू मूविंग पार्ट्स कम है, ठीक है। केवल रोटेटिंग होना, रिसिप्रोकेटिंग होने में मूविंग पार्ट्स ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, बहुत सारा, तीनों के तीनों सब के सब मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो इसमें मूविंग पार्ट्स कम होता है, लो रोटेशनल स्पीड, आपको धीरे धीरे जो मेरा जो डिस्क है वो उसको हम लोग धीरे धीरे ज़्यादा स्पीड में नहीं रोटेट करवाते हैं, आराम से रोटेट करवाते हैं ताकि वो एयर को आसानी से ट्रैप कर पाए। एंड एक्सपेंसिव फाउंडेशन नॉट रिक्वायर्ड, और इसमें एक्सपेंसिव फाउंडेशन का भी ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है। अगर आप इसमें डिसएडवांटेज देखेंगे तो एज़ कंपेयर टू रिसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर के कंपेयर में इसका इफ़िशियंसी कम होता है, ठीक है। अगर ओवरऑल साइज के कंपेयर में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका इफ़िशियंसी ज़्यादा ज़रूर होगा, कि छोटा साइज हो करके भी इतना प्रेशर हम लोग को दे रहा है,
ठीक है। लेकिन इसमें जो लो इफिशियंसी इसलिए बोला गया क्योंकि ये और जो रिसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसके कंपेयर में ये हम लोग को लो प्रेशर ही देगा, तो इसलिए इसका इफिशियंसी लो है। एंड डिफ़िकल्ट विथ हायर प्रेशर एबव 200 PSI, ठीक है। और अगर 200 PSI से ज़्यादा प्रेशर अगर आपको चाहिए होगा तो ये हाई प्रेशर के लिए काम नहीं कर पाएगा, आप एक मीडियम प्रेशर या लो प्रेशर के ही लिए इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। वाइल इंजेक्टेड डिज़ाइन हैव वाइल कैरी ओवर, मतलब अगर वाइल को हम लोग को उसमें अंदर में डालना है तो एक वाइल कैरीवेयर हम लोग को चाहिए होगा वाइल को कैरी करने के लिए, जो वहाँ पे यूज़ करेंगे इंजेक्ट कराने के लिए। तो दीज आर द डिसएडवांटेज कि हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा इतने सारे। अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का बात करेंगे तो मैंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हम लोग क्या करते हैं, इम्पैलर का इस्तेमाल करते हैं। और इस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इम्पैलर का इस्तेमाल करने की वजह से वो इम्पैलर क्या करता है, इस तरह का पाथ प्रोवाइड कराता है कि एयर का जो सक्शन साइड है, जो सक्शन साइड से एग्जॉस्ट साइड में जाते जाते जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को डायनामिक कंप्रेसर के फॉर्म में भी बताया गया है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर डायनामिक कंप्रेसर का ही टाइप है। ओके, अब अगर देखेंगे कि दिस कंप्रेसर, अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट अगर देखेंगे तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो पेट्रोकेमिकल प्लांट में, नेचुरल गैस एंड प्रोसेसिंग प्लांट, इन सब जगहों में या वाइल्ड रिफिनरीज में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने इम्पैलर जिसका बात किया था, अगर वो आप वो इम्पैलर देखना चाहते हैं तो वो इम्पैलर कुछ इस प्रकार है कि यहाँ से अपना एयर सक होगा, यहाँ से एयर इंटर्ड एट सेंटर से एयर सक होगा, और सक होने के बाद ये इम्पैलर रोटेट होता रहता है, और इस इम्पैलर को एनर्जी कहाँ से मिलता है, इसको हम लोग मोटर से एनर्जी देते हैं, इस इम्पैलर को मोटर से एनर्जी देते हैं, और एनर्जी लेने के बाद ये रोटेट होगा और यहाँ से कंप्रेस करके जो एयर है उसको कंप्रेस करके यहाँ से बाहर निकाल देगा, और एयर फाइनली हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, फाइनली हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जो आउटर बाउंड्री होता है इसको हम लोग केसिन या हाउसिंग कहते हैं, जिससे कि मेरा एयर टाइटली पैक रहे, ताकि एयर अगर कहीं से भी लीक होगा तो हम लोग को हाई प्रेशर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पूरी तरह से पैक रखते हैं इसको। तो यही है अपना इम्पैलर, और ये इस तरह से काम करता है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं वो सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग करने के लिए भी आईसी इंजन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आईसी इंजन में भी सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैस टरबाइन प्लांट में भी इस्तेमाल करते हैं, और इससे हम लोग 10,000 PSI तक का प्रेशर या उससे ज़्यादा प्रेशर भी हम लोग पा सकते हैं। अगर हम लोग इसको बार में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन प्रोवाइड एक्सट्रीमली हाई आउटपुट प्रेशर ग्रेटर देन 10,000 PSI, ठीक है, 10,000 PSI से भी ज़्यादा। और अगर आप इससे पहले जो रोटरी कंप्रेसर देख रहे थे, रोटरी कंप्रेसर में, तो आप देखेंगे कि रोटरी कंप्रेसर में आपको कितना दे रहा था प्रेशर, आउटपुट प्रेशर कितना दे रहा था, तो 200 PSI दे रहा था, और यहाँ पे आपको 10,000 PSI तक मिल जाएगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में। तो इन सब के कंपेयर में उसका प्रेशर क्या होता है, उसका इफ़िशियंसी कम होगा। अगर आप स्क्रू कंप्रेसर देखिएगा तो स्क्रू कंप्रेसर क्या होता है, तो स्क्रू कंप्रेसर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्क्रू, वन विथ कन्वेक्स एंड द अदर विथ कनकेव कंटोर, मोस्टली कोल्ड मेल एंड फीमेल। अगर आप स्क्रू कंप्रेसर देखिएगा तो स्क्रू कंप्रेसर में हम लोग स्क्रू की मदद करते हैं, स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्क्रू कंप्रेसर में हम लोग स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। वो स्क्रू क्या करता है, स्क्रू का आप देखिएगा, स्क्रू मतलब आप ये देखिए, ये है, दिस वन इज़ अवर स्क्रू। तो इसमें क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट मतलब एक उभरा हुआ पोर्शन है, दिस वन इज़ अवर मेल पार्ट, एंड दिस यहाँ जो ग्रुप बनाया हुआ है दिस इज़ अवर फीमेल पार्ट। तो इन दोनों में इस तरह से दोनों लगा हुआ रहता है कि एक जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट के जो ग्रुप बनाया हुआ है इसमें पूरी तरह से मतलब मैश किया हुआ रहता है, एक दूसरे के टच में रहता है, ठीक है, एक दूसरे के टच में रहता है। तो यही अपना स्क्रू कंप्रेसर है,
स्क्रू कंप्रेसर है। और ये बिल्कुल किस तरह से काम करता है स्क्रू कंप्रेसर, तो आप देखेंगे कि स्क्रू कंप्रेसर बिल्कुल काम करता है सेम एज डैट ऑफ अभी जो हम लोग ऊपर में देखे थे रोटरी कंप्रेसर, तो रोटरी कंप्रेसर की ही तरह काम करता है। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर की ही तरह काम करता है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो मैंने इसी को एक इस तरह से आपका बुक में दिया हुआ है, तो मैंने इसको लिया है। यहाँ से अगर इनलेट यहाँ से होता है, ठीक है, एयर का इनलेट यहाँ पे हुआ, तो ये स्क्रू मान लीजिए, ये स्क्रू है, ये स्क्रू है। यहाँ पे देखिएगा तो ये ग्रुप बनाया हुआ है और यहाँ जो मेल पार्ट है वो बिल्कुल ग्रुप में इस तरह से फंसा हुआ है। अगर मेरा एयर यहाँ पे गया, एयर यहाँ पे गया, तो ये एयर क्या करेगा, यहाँ पे नॉन रिटर्निंग वाल्व है कि एयर मेरा बाहर ना जाए। तो यहाँ पे जब एयर मेरा अंदर गया तो एयर जाने के बाद क्या होता है, एयर जाने के बाद क्या होता है कि वो क्या करेगा, ट्रैप हो जाएगा, इसमें ट्रैप हो जाएगा। और वो एयर यहाँ पे ट्रैप होके इस जो छोटा छोटा ग्रुप बनाया हुआ है, इन सब एयर, इन सब ट्रैप से वो इधर से इधर आएगा, और यहाँ पर जो इधर बनाया हुआ है इधर से भी वो इधर आएगा, दोनों साइड से इधर आएगा और ये कंप्रेस हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को हाई प्रेशर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर को एक छोटा सा जगह में प्लेस करना है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर को छोटा सा जगह में प्लेस करेंगे, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज़ कराएंगे, और वॉल्यूम डिक्रीज़ कराने से हम लोग को प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मेन यही काम है हम लोगों का कि इसमें हम लोग बस हम लोग स्क्रू का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सारा चीज़ आपका सेम है। इसमें भी इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व और ये केसिन का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, केसिन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यही मेन इसमें फंडा है। देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मेल एंड फीमेल रोटर एंड केसिन, hence no lubrication required but oil may injected from the purpose of cooling। इसमें क्या होता है कि चूँकि मेल एंड फीमेल पार्ट रोटर्स एंड केसिन में कोई भी तरीके का टच नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जैसे ये पार्ट अभी आपको यहाँ टच दिखाया जा रहा है, बट यहाँ पे पूरी तरह से टच नहीं होता है ना, हल्का सा गैप होता है। इसकी वजह से क्या होता बोल रहा है कि ये जो पार्ट है ये इसमें हम लोग को ज़्यादा मतलब हम लोग को लुब्रिकेशन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग इसमें लुब्रिकेशन अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो बस कूलिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। जो कंप्रेस होने के बाद जो हम लोग को मिल रहा है एयर, उसका चूँकि टेम्परेचर हम लोग का बढ़ जाता है तो वो बॉडी केसिन को क्या करेगा, गर्म कर देगा। तो बस उसको ठंडा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, लुब्रिकेशन का। तो ये है अपना गियर टाइप कंप्रेसर। अब हम लोग ट्विन लॉब कंप्रेसर देखेंगे। तो दिस वन इज़ ऑल्सो ए ट्विन लॉब कंप्रेसर, और ट्विन लॉब कंप्रेसर में भी सेम गियर कंप्रेसर की ही तरह काम करता है। ये भी सेम गियर कंप्रेसर की ही तरह काम करता है। यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे आउटलेट है, और यहाँ पे लॉब लगाया हुआ है, और लॉब के घूमने से यहाँ पे प्रेशर जो एयर जो आएगा वो क्या करेगा, कंप्रेस करके यहाँ पे हम लोग को हाई प्रेशर देगा। ठीक है, तो यही काम है अपना किसका, यही काम है अपना लॉब कंप्रेसर का, कि दिस वन, ये डिज़ाइन, इस शेप का जो डिवाइस है इसको हम लोग लॉब कहते हैं। बाकी कुछ नहीं, आप बिल्कुल सेम वही फंक्शन है यहाँ पर भी, इनलेट, आउटलेट, केसिन, और यहाँ पे बस लॉब लगाया हुआ है। बाकी सब कुछ आपका सेम है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसमें भी ये केसिन होता है, एयर यहाँ से जाएगा, यहाँ पे ट्रैप होगा, फिर वो इधर से रोटेट होते हुए इस साइड आएगा, और ट्रैप होने की वजह से इस साइड में आपको प्रेशर ज़्यादा मिल जाएगा एयर का। फिर इसको आप आउटलेट यूज़ कर पाएंगे, फिर जहाँ ले जाना है ले जा सकते हैं। तो ये है अपना लॉब। इसमें हम लोग दो टाइप का लॉब यूज़ करते हैं, दो गो लॉब यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग इसमें कंप्रेशन रेशियो देखेंगे, कंप्रेशन रेशियो की इस साइड में जो एयर आया और इस साइड में जो हम लोग को एयर मिल रहा है, अगर वो हम लोग देखेंगे तो कितना देखेंगे कि यहाँ से अगर हम लोग का आ रहा है 1 बार प्रेशर, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा उसका डबल के लमसम। ठीक है, लगभग डबल आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर 1 बार आ रहा है तो यहाँ पे आपको 2 बार मिलेगा। तो अगर आप देखिएगा इसका कंप्रेशन रेशियो, तो द लिमिटेड कंप्रेशन रेशियो होता है इसका 1.7। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.7 होता है कंप्रेशन रेशियो, कि ये 1.7 टाइम उसको कंप्रेस कर पाएगा। ठीक है, 1.7 टाइम इसको कंप्रेस कर पाएगा, और बाकी सारा फंक्शन वगैरह आपका सेम है, कोई भी चीज़ अलग चीज़ नहीं है। अगर हम लोग सिलेक्शन ऑफ कंप्रेसर देखेंगे कि कंप्रेसर को सेलेक्ट करने के लिए कि कब हम लोग को कौन सा कंप्रेसर यूज़ करना चाहिए, है ना, जो हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग किस तरीके का कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह का अगर हम लोग को कंप्रेसर देखना होता है, ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ कंप्रेसर उसमें। अच्छा, ये जानने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये हर्मेटिक कंप्रेसर, यहाँ मैं नोट्स में नहीं दिया हूँ, लेकिन हर्मेटिक कंप्रेसर के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ।
कि हर्मेटिक कंप्रेसर क्या है, एक रिसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर है। हर्मेटिक कंप्रेसर सेम एज डैट ऑफ रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की ही तरह काम करता है, और उसमें बस डिफरेंस ये है कि हर्मेटिक कंप्रेसर में जो मोटर होता है ना, जैसे मैंने क्या बताया कि रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो क्रैंक है, क्रैंक को हम लोग को पावर देना होता है, ठीक है ना। अगर मैं फिर से यहाँ डायग्राम बना देता हूँ तो एक ये सिलेंडर है अपना, और इसमें जो पिस्टन है, पिस्टन कनेक्टेड कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक, क्रैंक क्या करेगा 360 रोटेट करेगा। तो ये 360 रोटेट होने के लिए हम लोग को क्या होता है कि इस क्रैंक को हम लोग को पावर देना है। अब क्रैंक को पावर देने के लिए एक मोटर लगाना पड़ेगा ना अलग से, तो ये मोटर का शाफ्ट जो होगा वो कनेक्टेड होगा किससे, क्रैंक को पावर देगा ये मोटर। अब जब ये क्रैंक को पावर देगा तब जाके क्रैंक रोटेट करेगा, और ये रोटेट होगा तो ये ऑसिलेट होगा, और तब जाके ये रिसिप्रोकेट होगा। तो यही काम है। तो हर्मेटिक कंप्रेसर में क्या होता है, ये रिसिप्रोकेटिंग पार्ट तो ठीक है, और उसमें जो मोटर है, ये जो अलग से आप मोटर लगा रहे हैं, ये मोटर इस हर्मेटिक कंप्रेसर का पार्ट बन जाता है। मतलब ये मोटर को उठा करके अगर हम लोग इस हर्मेटिक कंप्रेसर में ही लगा दें, अंदर में ही लगा दें और यहाँ से हटा दें, मतलब समझ रहे हैं। मतलब अगर ये मोटर को हम लोग हर्मेटिक कंप्रेसर क्या होता है कि हर्मेटिक कंप्रेसर क्या है, जैसे ये रहा हर्मेटिक कंप्रेसर, इसमें जो हम लोग का रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर लगाया हुआ है, ठीक है, ये रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, और इसी में हम लोग मोटर का कॉइलिंग कर दिए हैं, और मोटर का जो भी पार्ट है वो यहीं पे लगाया हुआ है मोटर अंदर में। तो ये टोटल हो जाता है हर्मेटिक कंप्रेसर, जिसमें हम लोग रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर भी लगाए हैं और यहाँ पे मोटर भी लगाए हैं। तो दोनों का कॉम्बो पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्मेटिक कंप्रेसर, जिसमें मोटर और कंप्रेसर दोनों एक साथ काम। ओके, नेक्स्ट वी सी सिलेक्शन ऑफ कंप्रेसर। अगला बार हम लोग सिलेक्शन ऑफ कंप्रेसर देखेंगे। आज चूँकि वीडियो बड़ा हो गया है तो आज छोड़ देते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर द लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।